ओके, जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। दिस इज़ आरश्री सोलंकी और आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ अक्टूबर करंट अफेयर्स। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था अक्टूबर के करंट अफेयर्स का, वी कंप्लीटेड अबाउट 25 क्वेश्चंस। उसी फॉर्मेट में हम ये वाले करने वाले हैं। सेम थिंग विल बी रिपीटेड। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस बोलूँगी, आंसर्स बोलूँगी, फिर आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे ऑन द क्लॉक, उसमें आप आंसर्स बताएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि भैया आपका आंसर है सही है और सही आंसर क्या है। ठीक है, तो चलो, लास्ट टाइम वी वर ऑन 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन वाज कि कौन सी कंट्री की टीम ने सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता था 2024 में। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा था कंफ्यूज हुए थे। उसका आंसर था ग्रेट ब्रिटेन, बट मैनी स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज विथ इंडिया। ठीक है, जब मैंने चेक किया बाद में तो आई रियलाइज़ कि बहुत बच्चे इंडिया से कंफ्यूज कर रहे थे उसको। बेटा, इंडिया को मेडल मिला था सुल्तान ऑफ जौहर कप में, बट वो मेडल था ब्रॉन्ज, है ना। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा देश जीता, तो गोल्ड मेडल तो ग्रेट ब्रिटेन का ही था। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शुरू कर रही हूँ। फोकस ऑन द स्क्रीन। Which among the following has been appointed as the chair of National Commission for Women? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए जया किशोर, बी विजया किशोर राहतकार, सी एम.वी. श्रेयांश कुमार, डी एल सत्य श्रीनिवास। Your 30 seconds start now. आपको 30 सेकेंड्स दिए हैं बच्चों मैंने, आप इसमें सही जवाब दे सकते हैं। टाइम लेकर जल्दीबाजी नहीं है, गोल है सही जवाब देना। चलिए, एवरीबडी इज आंसर्ड। चलो, तो यहाँ पे बच्चों जो महिला जिन्हें हाल ही में चेयर बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, उनका नाम है विजया किशोर राहतकार। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट हैं, आप सभी सही हैं। ऑल द बी ऑप्शन स्टूडेंट्स, यू ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वन द 2024 बैलन डीयर? है ना, कौन सा? विमेन बैलन डीयर। चलो, 2024 महिला बैलन डीयर किसने जीता? ए एतना बोनमती, बी जेनी हरमोसो, सी सैम केर, डी लिया विलियमसन। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, लिख लिया है क्या सभी ने? चलिए, यहाँ पे सही जवाब है बच्चों 2024 का महिला बैलन डीयर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 2024 में ये पढ़ाया भी था, एतना बोनमती जी को मिला था बैलन डीयर महिलाओं का। ठीक है, बैलन डीयर जो होता है फुटबॉल का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरीज होती हैं। आपने जब फीफा अवार्ड्स देखे होंगे उसमें भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एतना बोनमती जी हैं ये बार्सिलोना स्पेन से खेलती हैं। ठीक है, ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम वन द 2024 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप? 2024 ACC इमर्जिंग टीम एशिया कप किस टीम ने जीता? ए इंडिया, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान या डी श्रीलंका। ये 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ।
चलिए, एवरीबडी गेव द आंसर। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये जो ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप हुआ था बच्चों, इसका फाइनल मैच चल रहा था अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, है ना। फाइनल मैच अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और फाइनल मैच जहां हो रहा था, मतलब ये पूरा टूर्नामेंट जहां हुआ है, दैट वाज ओमान क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, मस्कट। तो फाइनल मैच जो है कहाँ चल रहा था, ओमान में चल रहा था। बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट्स भी रहे। इसका जो मैच विनर है वो था अफ़गानिस्तान। श्रीलंका को हराकर अफ़गानिस्तान वन द ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे। What was the official mascot for the 2024 Women's Asian Champions Trophy? 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आधिकारिक शुभंकर क्या था? A. मीशा, B. गुड़िया, C. शक्ति या D. बोधी। Your 30 seconds start now. चलिए बच्चों, सभी जवाब दीजिए जल्दी से। ऑल राइट, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं यहाँ पे। ये वाला हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो मेंशन है विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ये वही वाला है जो हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था ना बिहार के राजगीर में। ये उसी टूर्नामेंट की बात हो रही है। ठीक है, बिहार राजगीर में जो महिलाओं का हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, उसी का नाम था विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। अब दूसरी चीज़, ये जो राजगीर बिहार में हुआ था, तो इसका जो मैस्कॉट था, मैस्कॉट मतलब जो हमने बात की थी ना सिंबल जैसा, तो जो मैस्कॉट था दैट वाज बिहार स्टेट बर्ड। बिहार की स्टेट बर्ड है स्पैरो। ठीक है, तो मैस्कॉट जो थी वो थी स्पैरो, और इस स्पैरो का नाम क्या था? इस स्पैरो का नाम था गुड़िया। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। जितने भी बच्चे हैं ऑप्शन बी वाले वो बिल्कुल करेक्ट हैं। गुड़िया वॉज द नेम ऑफ द स्पैरो, जो कि मैस्कॉट बनी थी विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। इसी की बात की जाए तो फाइनल मैच में कौन जीता था? भारतीय महिला टीम जीती थी चाइनीज़ टीम को हराकर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। Which country did India defeat in the final to win 2024 SAF Under-17 Championship? भारत ने 2024 सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में किस देश को हराया? ए. नेपाल, बी. बांग्लादेश, सी. श्रीलंका या डी. पाकिस्तान। योर 30 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। सभी ने बोल कर दिया है बच्चों, जवाब दे दिया है? चलिए, अब यहाँ पे सही जवाब है कि भैया 2024 का जो सैफ अंडर-17 चैम्पियनशिप है वो भारत ने जीता था बच्चों। ठीक है, तो वो यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है कहीं। अंडर-17 चैम्पियनशिप इंडिया ने जीता था, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मेंशन ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आई डिडंट टेक केयर ऑफ दिस। तो इंडिया ने जीता था, ये ऑप्शन ही नहीं है ना। अंडर-17 वॉज वन बाय इंडिया, चांगली मितांग में हुआ था भूटान में।
ठीक है। तो चांगली मितांग भूटान में जो हुआ था हमारा ये अंडर 17 चैंपियनशिप, ये जो है भूटान जगह याद रखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। रिमेंबर द प्लेस भूटान। अच्छा, वन मोर थिंग, मुझे बताओ कि सैफ की जो कंट्रीज हैं वो कितनी हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सैफ? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सैफ? अच्छा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं बता रही थी इंडिया डिफीट फाइनल मैच। क्या हो गया है आज, थोड़ा सा मेरा भी आगे पीछे दिमाग है, ठीक है। लिखा तो हुआ इंडिया जीती है, खुद ही क्वेश्चन पढ़ के आई डिडंट टेक केयर ऑफ इट, सो सॉरी बच्चों। इंडिया वन द मैच बाय डिफीटिंग, पूछा है किसको हराया ना, बांग्लादेश को हराया, ठीक है। इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश, द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। तो इंडिया जीती है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे लगा पूछ रहे हैं कौन जीता, तो 30 सेकेंड्स में आई फॉरगॉट द क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश है ना, तो क्वेश्चन क्या, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन में आंसर बनना चाहिए। इंडिया ने डिफीट किया है बांग्लादेश को, है ना। अंडर 17 में इंडिया ही जीती है, लेकिन फाइनल मैच में किसे हराया? फाइनल मैच में हमने हराया बांग्लादेश को। जितने भी बी वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, है ना। सो सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। चलो, तो मैंने पूछा था कि सैफ में कितने मेंबर्स हैं, तो सैफ में जैसा कि सब बच्चे बता रहे हैं 7 मेंबर्स हैं, करेक्ट है ना। तो सैफ में हमारे 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप में से बहुत सारों को याद भी है। MBBS PIN, ठीक है। अब यहाँ पे M फॉर मालदीव्स है, मॉरिशस नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका को अभी अभी फीफा ने सस्पेंड कर रखा है। P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। MBBS पिन, ये सैफ के 7 देश हैं, ठीक है। अंडर 17 में कौन जीता है? भारत जीता है, इसे हराकर बांग्लादेश को। क्वेश्चन पूछा था किसे हराया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Who became the fastest fast bowler to reach 300 test wickets during the first test between South Africa and Bangladesh in Dhaka? ढाका में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के दौरान 300 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? ए डेल स्टेन, बी कागिसो रबाडा, सी वकर यूनिस, सी डी शोएब अख्तर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। इजी है, ये भी हमने पढ़ रखा है। क्रिकेट की क्वेश्चन तो जनरली इजी ही होते हैं। चलिए, सभी बच्चों के जवाब देखे मैंने, सभी सही हैं। कागिसो रबाडा, तो कागिसो रबाडा जी जो हैं, ठीक है, ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन टीम को बिलोंग करते हैं। साउथ अफ्रीका में ये जो है, ही वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, और इन्होंने वकार यूनिस का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड सेट किया है, जिसमें वो फास्ट बॉलर हैं जो 300 टेस्ट विकेट्स पहुंचा अपने फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है। ये जो हुआ था ये था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश में। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the youngest person to summit all of Earth's 14 highest peaks? पृथ्वी की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? ए निर्मल पुरजा, बी कामी रीता शेरपा, सी नीमा रिंजी शेरपा, या डी अर्जुन वाजपेयी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, 30 सेकेंड्स ओवर होने वाले हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे बच्चों पूछ रहे हैं कि सबसे यंगेस्ट व्यक्ति कौन है जिसने अर्थ के सारे 14 हाईएस्ट पीक्स पूरे जो है कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, नीमा रिंजी शेरपा। ठीक है, तो नीमा रिंजी शेरपा जी जो है इन्होंने सारे के सारे हाईएस्ट पीक्स जो है वो कवर कर लिए, विच अकाउंट्स टू अबाउट 14, महज 18 साल की उम्र में। ठीक है, जो है ये 18 ईयर्स के ही थे जब इन्होंने ये किया है ना। तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये खुद ही में कि 18 साल की उम्र में जो है ये सब कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द थीम फॉर 9th आयुर्वेदा डे वॉज, 9वें आयुर्वेद दिवस का विषय था ए आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, बी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद एक स्वास्थ्य के लिए, सी हर दिन हर घर आयुर्वेद, या डी आयुर्वेद फॉर पोषण, पोषण के लिए आयुर्वेद। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए 30 सेकेंड्स आर अबाउट टू बी ओवर। ठीक है बच्चों, अब ये जो आयुर्वेदा डे है इसका इनिशिएटिव इंडिया से ही शुरू हुआ था, क्योंकि आयुर्वेद का भारत में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, अगर हम हमारे एंशंट स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, तो उसमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आयुर्वेद हमेशा से था एज अ मेडिसिन टू हील पीपल हु आर डिसीजेस, है ना। तो यहाँ पे उसी रिचुअल, उसी कल्चर, उसी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए हमने आयुर्वेदा डे मनाना शुरू कर दिया, जो कि 29 अक्टूबर को मनाया था। ठीक है, तो 29 अक्टूबर 2024 को जो हमने आयुर्वेदा डे बनाया था उसकी थीम पूछ रहे हैं, तो उसकी थीम थी आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ऑप्शन ए। जितने भी ऑप्शन ए वाले बच्चे हैं बच्चों, आप सभी करेक्ट हो। चलो आगे चलते हैं। Who became the first Indian to break into the top 10 of World Pumsai ranking in Taekwondo? Taekwondo में विश्व पुमसाई रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले पहली भारतीय कौन बने? ए रूपा बेओर, बी पूजा काडियान, सी अरुणा रेड्डी, डी मालप्रभा जाधव। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए 30 सेकेंड्स आर अबाउट टू बी ओवर। अब देखिए बच्चों, ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। मैंने आपको बताया था कि टाइक्वांडो में टॉप 10 की रैंकिंग में आने वाली जो पहली भारतीय थी वो महिला थी, है ना। उनका नाम भी बहुत हमने पढ़ा था ध्यान से, आप लोगों को याद होगा, रूपा बेओर, और ये 9th पोजीशन पर आई थी टॉप 10 रैंकिंग में। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश से आती हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश से आती हैं रूपा जी। ताइक्वांडो में भारत की पहली ऐसी नागरिक हैं, सिटीजन हैं इंडिया की, जो कि पूरे विश्व में टॉप 10 रैंकिंग में किसी भी पोजीशन पर आई हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who triumphed over Novak Djokovic in the final of 2024 Shanghai Masters to claim his 4th ATP Masters 1000 singles title? 2024 शंघाई मास्टर्स के फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराकर किसने अपना चौथा ATP मास्टर्स 1000 एकल खिताब जीता? ए राफेल नडाल,
बी डैनियल मेडवेडेव, सी जेनिक सिनर या डी कार्लोस अल्काराज? योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, सभी ने जवाब दे दिया है? ठीक है, तो शंघाई मास्टर्स में नोवाक जोकोविक को हराया है बच्चों, ऑप्शन सी जेनिक सिनर साहब ने, है ना। तो नोवाक जोकोविक वो शख्स हैं टेनिस वर्ल्ड के जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स अगर किसी के पास है पूरी दुनिया में, सो दैट इज़ नोवाक जोकोविक इन टेनिस राइट नाउ। पहले राफेल नडाल के पास हुआ करते थे, फिर उन्हें एक्सीड करके नोवाक जोकोविक जी के पास जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स आ गए। इसी के साथ ग्रैंड स्लैम अवार्ड के बावजूद राफेल नडाल के पास एक और रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने का, लेकिन हाल ही में नोवाक जोकोविक ने वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया और अब इनके पास नया रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रिकॉर्ड्स जो है नोवाक जोकोविक के साथ एसोसिएटेड है। इसी के साथ आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। सभी को पता होता है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स किसको मिले हैं इन मेन, ठीक है, बट विमेन में किसको मिले हैं? सेरेना विलियम्स तो अब पुरानी होगी, 2017 तक था उनका। होमवर्क है आपका कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसको मिला है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम उन्होंने भी 24 चैम्पियनशिप्स ही खेली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम स्टार्ट्स विथ एम, इतना हिंट दे दिया मैंने, उनका नाम एम से शुरू होता है। ठीक है, महिलाओं में भी जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीती हैं उनका नाम पता होना चाहिए, बिकॉज कैन बी आस्क्ड, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2024 अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन तिराना, अल्बानिया? अल्बानिया के तिराना में 2024 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? ए 5 मेडल्स, बी 9 मेडल्स, सी 12 मेडल्स या डी 7 मेडल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीस सेकेंड खत्म होने वाले हैं बच्चों। चलिए, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अंडर 23 चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते, जो कि तिराना अल्बानिया में हुई थी। तो भारत ने जीते हैं 9 मेडल। ठीक है, एक गोल्ड था, एक सिल्वर था और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, जी फॉर गोल्ड, एस फॉर सिल्वर, बी फॉर ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल एक था, सिल्वर एक था, बाकी सारे 7 तो हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन बी, 9 मेडल्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। हु क्लेम्ड विक्ट्री एट द 2024 विमेंस इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट? 2024 महिला इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की? ए इनबी पार्क, बी लिज योंग, सी अदिति अशोक, डी चार्ली हल? ये भी हम पढ़ चुके हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए बच्चों, सभी ने जवाब दे दिया है। चलिए, अब यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर है लिज यंग। ठीक है, तो लिज यंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो महिला विमेन इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीती थी 2024 का, उनका नाम है ऑप्शन बी लिज यंग। मुझे पता था सब अदिति अशोक लगाएंगे, मुझे पता था। अदिति अशोक जी का अलग रिकॉर्ड है, ठीक है। उनका रिकॉर्ड क्या है जल्दी बताना। अदिति अशोक जी का एक तो वन ऑफ द यंगेस्ट खिलाड़ी हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अदिति अशोक का जो रिकॉर्ड हमने पढ़ा था वो इस विक्ट्री वाला रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब है लिज यंग, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, टाइम होने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑल राइट, तो यहाँ पे जिस राज्य को 5वां नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है 2023 के रिस्पेक्ट में, दैट वाज ऑप्शन बी ओडिशा। जितने भी बच्चे हमारे ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही हैं। ओडिशा राज्य को ही 5वां नेशनल वाटर अवार्ड मिला हुआ है ना। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत गलत हुआ है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज ओडिशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who received the 2024 Midori Prize for Biodiversity for their contribution to biodiversity conservation? जैव विविधता संरक्षण में उनके योगदान के लिए 2024 का जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार किसे मिला? ए डॉक्टर एस सोमनाथ, बी मिस वेरा वेरोनोवा, सी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, डी मारिया कोरिना माचादो। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सभी बच्चों ने जवाब दे दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिस वेरा वेरोनोवा। ये भी हमने पढ़ा था। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, जो कि कजाकिस्तान की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी ने तुक्का भी दिया है तो इसलिए दिया होगा क्योंकि नाम सुना सुना लग रहा होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो मिस वेरा वोरोनोवा जी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कजाकिस्तान की, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एसोसिएशन है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें मिदोरी प्राइज़ दिया क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ही दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। विच फिल्म मेकर वॉज ऑनर्ड विद द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स नेशनल किशोर कुमार अवार्ड फॉर 2023? किस फिल्म निर्माता को मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ए राजकुमार हिरानी, बी अनुराग कश्यप, सी विशाल भारद्वाज या डी एस राजमौली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, बहुत आसान सवाल था और भी आसान जवाब हम पढ़ चुके हैं। ये भी देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने नेशनल किशोर कुमार अवार्ड दिया था बच्चों राजकुमार हिरानी जी को, ये भी पढ़ चुके हैं। खैर ज़्यादातर बच्चों के जवाब भी ए ही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी सही हैं, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक्स द हाइएस्ट इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में कौन सा देश सर्वोच्च स्थान पर है? ए लग्जमबर्ग, बी एस्टोनिया, सी डेनमार्क या डी जिम्बाब्वे? योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए, सभी ने आंसर दे दिया है। इसका सही जवाब है बच्चों ए लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग जो है यूरोप में एक देश है, छोटा सा देश है, इसका कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि लग्जमबर्ग का कैपिटल क्या है, इट इज़ लग्जमबर्ग सिटी। दूसरा, वेस्टर्न यूरोप में लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड मतलब सब तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ, आसपास वाटर बॉडी नहीं है, जैसे भारत के पास एक साइड अरेबियन सी, एक साइड इंडियन ओशन, एक साइड बे ऑफ बंगाल, तो वी आर नॉट लैंड लॉक्ड। ठीक है, लेकिन लग्जमबर्ग लैंड लॉक्ड है, छोटा देश है बट अमीर देश है। कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। अगर आपसे नेबर्स पूछते हैं तो नेबर्स इसके आप बेल्जियम, दो नेबर्स याद रख लो, बेल्जियम और फ्रांस। ठीक है, दो ही काफ़ी हैं, चलेगा, दो से हो जाएगा काम। तो बेल्जियम और फ्रांस जो हैं आपके लग्जमबर्ग के नेबर्स हैं यहाँ पे। तो आई होप सभी का यहाँ पे जो है डाउट क्लियर हो गया होगा लग्जमबर्ग को लेके। और अगर जानना है कि भैया एक और कौन सा नेशन है, तो वो भी लिख लो, चलो लिख ही लो सारे। जर्मनी है ना। दीज 3 नेशंस आर मेजरली सराउंडिंग लग्जमबर्ग। ओके, चलो आगे चलते हैं। इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इज। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है A 100th, B 105th, C 110th, D 120th. Your time starts now. चलिए बच्चों, सभी ने जवाब दे दिया है। इसका सही जवाब है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसे GHI भी कहते हैं। इसमें जब भारत की रैंकिंग देखी गई तो भारत था ऑप्शन बी 105th पोजीशन पर। इंडिया वॉज 105th। ठीक है, इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश था? बेलारूस। बेलारूस जो है टॉप पे था। ठीक है, टॉप पे था मतलब बेलारूस में जो भुखमरी है, जो अंडर नरिशमेंट है बच्चों में, जो बच्चे स्टार्व करते हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर है। बेलारूस में स्टारवेशन और हंगर ना के बराबर है, इसलिए वो सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है। इसमें करीबन 127 देश लेते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट 127 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस। 127 देशों में से भारत की रैंकिंग थी 105, जिससे पता पड़ता है कि हमारी कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है व्हेन इट कम्स टू स्टारवेशन, हंगर, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, है ना। टॉप परफॉर्मर कौन था? बेलारूस, उसके बाद था बोस्निया। ठीक है, तो पहला ही याद रखिए, बेलारूस याद रखिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। वॉट इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया?
पूछ रहे हैं भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? ए 234 मिलियन, बी 93 मिलियन, सी 86 मिलियन या डी 74 मिलियन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, योर टाइम इज़ अबाउट टू ओवर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर सही जवाब है कि जितने भी लोग हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं, अगर उनका नंबर देखा जाए तो नंबर है 234 मिलियन। ठीक है, इतने ज़्यादा लोग हैं। भारत की जनसंख्या अगर हम बिलियंस में देखते हैं तो इट इज़ 1.46 बिलियन। मिलियन में देखते हैं तो 1460 मिलियंस के अराउंड। ठीक है, तो मिलियंस में ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ मिलियन में लिखा हुआ है। 1460 मिलियन के लगभग भारत की टोटल पॉपुलेशन मानी जाती है। इसमें से 243 मिलियन लोग तो एकदम पॉवर्टी में रहते हैं। तो आप खुद सोचो बच्चों, भारत की अभी क्या हालत है। 243 मिलियन आउट ऑफ 1460 मिलियन पीपल आर लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बहुत ही ज़्यादा गरीबी में उनका जीवन निकल रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। 43 लिख दिया क्या 34 को? 2 सेकेंड बच्चों, लेट मी करेक्ट दिस। 234 है आउट ऑफ 1460 मिलियन पीपल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप्ड द अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स UGI इन 2024? किस भारतीय राज्य ने 2024 में शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए ओडिशा, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों जल्दी से आंसर कीजिए, वेरी इजी। ओके, तो यहाँ पे भारतीय राज्य पूछ रहे हैं जो कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, केरला। केरला को 59.3 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100 और ये टॉप परफॉर्मर रहा है UGI का, दैट इज़ अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन बी कहा है, यू ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द PME ड्राइव स्कीम। PME ड्राइव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, The scheme has a financial outlay of 10,900 crore over the next 2 years. इस योजना का अगले 2 वर्षों के लिए वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ है। दूसरा, the main objective of the scheme include accelerating the adoption of electric vehicles and development of charging infrastructure. योजना के मुख्य उद्देश्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल है। तीसरा, इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अब पूछ रहे हैं बच्चों कि कौन सा कथन या स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1, 2 and 3 या डी 1 ओनली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय लेंगे, स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे, पर सही आंसर देंगे। ठीक है, इतने डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट्स नहीं हैं, सब पढ़े हुए हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा।
चलिए बच्चों, आपका समय ख़त्म होने वाला है। आई होप सभी ने जवाब दे दिया है। चलिए अब यहाँ पे लेट्स एनालाइज। मैंने कहा था समय लेके सही जवाब देना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि पीएम ई ड्राइव है भैया, 10,900 का इन्वेस्टमेंट है, 10,900 करोड़ का, बिल्कुल सही। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ई ड्राइव है तो ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल को इन्हांस करना होगा, है ना। तो इसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करना, उनका डेवलपमेंट करना, लोगों तक पहुंचाना कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अब तीसरा बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब बच्चों इसमें कॉमन सेंस भी लग जाता है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन की, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आए। ये रोड टोल टैक्स, रोड डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री तब आती है जब रोड डेवलपमेंट, नेशनल हाईवेज, इन सब की बात आए, ठीक है। क्योंकि ये ई ड्राइव है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन की बात कर रहा है, ये रोड के ट्रांसपोर्ट की, रोड के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए तीसरी मिनिस्ट्री यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। द मिनिस्ट्री दैट इज कमिंग इन प्लेस ऑफ दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर लॉन्च हुई है स्कीम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत था, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया एंड इज लोकेटेड इन लद्दाख। मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेनकोव एक्सपेरिमेंट एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रयोग है और यह लद्दाख में स्थित है। दूसरा, मेस इज़ डिज़ाइंड टू स्टडी लो एनर्जी गामा रेज। मेस को निम्न ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। कौन सा कथन सही है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, D neither 1 nor 2. Your time starts now. बच्चों समय ख़त्म होने वाला है, सभी ने जवाब दे दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे ये जो मेस है, ठीक है, ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप है एशिया का, लार्जेस्ट शेरेनकोव टेलीस्कोप, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज़ टोटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 की बात करें कि ये जो मेस है ये लो एनर्जी गामा रेस को स्टडी करने के लिए बना है। पहली बात, लो एनर्जी के लिए हमको इतना जो है एडवांस्ड मशीनरी लगेगा ही नहीं, ना इतना एडवांस इक्विपमेंट लगेगा, ठीक है। लो एनर्जी के लिए इतनी एडवांस आपको फीचर्स नहीं लगते हैं या एडवांस इक्विपमेंट नहीं लगता है। स्वाभाविक सी बात है, हाई एनर्जी होगा, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाता है। सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जितने भी हमारे ए वाले बच्चे हैं आप लोग सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यूरोपा क्लिपर इज डिजाइंड टू स्टडी जुपिटर्स मून यूरोपा एंड इट्स सबसरफेस ओशन। यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और उसके भूमिगत महासागर का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरा, यूरोपा क्लिपर वॉज लॉन्च्ड अबॉर्ड अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट। यूरोपा क्लिपर को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 या डी नीदर 1 nor 2। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए आपका टाइम होने वाला है बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, अब हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यूरोपा क्लिपर मिशन जो है जुपिटर के चांद यूरोपा को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए चालू किया गया है और उसमें एक सब सरफेस ओशन होने की बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि यूरोपा क्लिपर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि फाल्कन 9 नहीं है, फाल्कन हैवी है, ठीक है। तो हैवी रॉकेट है, इट्स नॉट 9, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाता है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से, ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च हुआ है? ESA के द्वारा कि नासा के द्वारा कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? जल्दी से बताइए, यूरोपा क्लिपर मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपा क्लिपर मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? यस करेक्ट, नासा के द्वारा, ठीक है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है जुपिटर के चांद यूरोपा की स्टडी के लिए। चलो आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन बच रहे हैं बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया AI एंड मेटाज पार्टनरशिप। भारत AI और मेटा की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द सृजन सेंटर फॉर जनरेटिव AI इज लोकेटेड एट IIT जोधपुर। सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सृजन केंद्र IIT जोधपुर में स्थित है। दूसरा, UVI इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेन 100,000 young developers and students in AI over 3 years. युवाई पहल का लक्ष्य 3 वर्षों में 1 लाख युवा डेवलपर्स और छात्रों को AI में प्रशिक्षित करना है। पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Your time starts now. चलिए आप लोगों का समय पूरा होने वाला है बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, अब फिर से हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला वाला है कि सृजन सेंटर जो है IIT जोधपुर में है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, युवा AI या UVI जो भी आपको कहना है, ये इनिशिएटिव 1 लाख बच्चों को AI में, टेक्नोलॉजी में स्किल्ड बनाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं हमारे ऑप्शन C वाले, आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लूपेक्स एम्स टू इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन लूनर नॉर्थ पोल। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स का उद्देश्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना है। दूसरा, ISRO will lead the development of lunar rover for the LUPEX mission with Japan's JAXA overseeing the lander. ISRO LUPEX मिशन के लिए चंद्र रोवर के विकास का नेतृत्व करेगा, जबकि जापान की JAXA लैंडर की देखरेख करेगी, ठीक है। JAXA मतलब JAXA। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछ रहे हैं। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या D नीदर 1 nor 2। आपके 30 सेकेंड शुरू हो चुके हैं। चलिए बच्चों, आपका टाइम 30 सेकेंड्स ख़त्म होने वाला है। आई होप सबने आंसर दिया है। ओके,
अब वापस से हम दोनों ही स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, लूपेक्स यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, है ना, पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये चांद के एक पोल को एक्सप्लोर करने का मिशन है। कौन सा पोल है, हम किस पोल की तरफ फोकस है बच्चों, साउथ पोल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो है मिस आउट कर जाते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। लूपेक्स मिशन, भारत तब से ही लगा हुआ है साउथ पोल के पीछे, यहाँ नॉर्थ पोल लिखा हुआ है ना, स्वाभाविक सी बात है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, इसरो जो है लूपेक्स का क्या डेवलप करने वाला है, रोवर, करेक्ट। जाक्सा लूपेक्स का लैंडर डेवलप करने वाला, ये भी करेक्ट। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ओनली 2, पहला गलत है, ठीक है। चलो आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मूनलाइट प्रोग्राम। मूनलाइट प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मूनलाइट प्रोग्राम एम्स टू एस्टैब्लिश अ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अराउंड द मून फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मूनलाइट प्रोग्राम का उद्देश्य संचार और नेविगेशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर एक उपग्रह समूह स्थापित करना है। दूसरा देखिए, द प्रोग्राम विल डिप्लॉय 5 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग 1 फॉर 4 सरफेस मोबिलिटी। कार्यक्रम सतह गतिशीलता के लिए एक सहित 5 उपग्रहों को तैनात करेगा। अब पूछ रहे हैं कौन से कथन सही हैं, ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, आपका टाइम ओवर होने वाला है। ओके, लास्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी मूनलाइट प्रोग्राम जो है ये सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को स्टैब्लिश किया हुआ है, मतलब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को स्टैब्लिश करने का प्रोग्राम है बेसिकली। इसमें 5 सैटेलाइट्स इंक्लूडेड रहेंगी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है कि जो 5 सैटेलाइट्स हैं इनमें से एक सरफेस मोबिलिटी के लिए है, ये गलत है। पांचों की पांचों कम्युनिकेशन और नेविगेशन की है। पांचों जो 5 सैटेलाइट हैं, पांचों की पांचों कम्युनिकेशन और नेविगेशन पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। एक भी सरफेस मोबिलिटी के लिए काम नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन ए ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। अब जो प्रीवियस पीडीएफ थी अक्टूबर के पार्ट 1 की और ये जो आज वाली पीडीएफ है, ये दोनों आपको कुछ ही देर में अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको चेक कर लीजिएगा एंड प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। जो क्वेश्चंस मैं आपके पास लाती हूँ थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों, कुछ इजी क्वेश्चंस बीच में होते हैं, बट जो क्वेश्चन मैं आपके पास ला रही हूँ ये डिफ़िकल्ट होते हैं। CDS NDA एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं। ये इसीलिए डिफ़िकल्ट बनाए जा रहे हैं ताकि आपको इनकी आदत हो जाए और एग्ज़ाम में जब आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन आपको आसान लगें, है ना। इसीलिए आपको एक लेवल ऊपर पढ़ाया जा रहा है, ओके। तो टेंशन मत लीजिए, प्रिपेयर फॉर द टफर बैटल सो द एक्चुअल बैटल इज ईजियर, ओके। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास विथ नवंबर मंथ्स करंट अफेयर क्वेश्चन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।